अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, आज सबसे बड़ा जो मसला है वो हिजाब को लेकर है कि हिजाब को लेकर कर्नाटका हाई कोर्ट में अब इसकी समाअत चल रही है और अब तक क्या कुछ रिपोर्ट निकल कर सामने आई है उस पर हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले बता दें कि आज तालिबात की तरफ से एक अर्ज़ी दाखिल की गई थी कि उन्हें हिजाब के साथ क्लास में दाखिले की इजाज़त दी जाए। और अब पहले बता दें कि ये जो चीज़ें हैं ये इससे कबल नहीं थी, बल्कि अभी इसको लेकर तनाज़ा खड़ा किया गया है। वहीं अब अदालत ने समाअत के दौरान सबसे पहले कहा कि हम तमाम जो जज्बात हैं उसको एक तरफ रखेंगे और आइन के मुताबिक ही हम चलेंगे। उन्होंने कहा कि उनके लिए आइन भगवत गीता से भी बालातर है क्योंकि उन्होंने उसी आइन का हलफ लिया है। वहीं जो तालिबात की तरफ से पेश होने वाले वकील थे उन्होंने कई सारी दलाइल अदालत के सामने पेश किए। सबसे पहले उन्होंने जो बात कही वो ये कही कि सर पर जो स्कार्फ पहना जाता है वो इस्लामी मज़हब का हिस्सा है और एक ज़रूरी मजहबी अमल है, और जैसा कि कुरान पाक में कहा गया है। उन्होंने कुरान पाक की आयतों को भी दलील के तौर पर उन्होंने पेश किया। उन्होंने कई सारे पुराने जो फ़ैसले थे मुंबई हाई कोर्ट के, केरल हाई कोर्ट के, इसके फ़ैसले को भी उन्होंने सामने रखा। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो हिजाब का हक़ है वो आर्टिकल 19A के तहत इजहार राय के हक़ से महफूज है और इसे सिर्फ आर्टिकल 19 के तहत महदूद किया जा सकता है। तीसरी दलील उन्होंने ये दी कि हिजाब पहनना प्राइवेसी के हक़ का एक पहलू है जिसे सुप्रीम कोर्ट के पट्टा स्वामी फैसले के आर्टिकल 21 के हवाले से हिस्से के तौर पर तस्लीम अदालत ने किया है। वहीं चौथी बात उन्होंने ये कही कि हुकूमत का हुक्म कर्नाटका के तालीमी क़वाइद के दायरे से बाहर है और रियासत के पास इस तरह का कोई हुक्मनामा जारी करने का कोई इख्तियार उन्हें नहीं है। वहीं अदालत में हिजाब के ताल्लुक़ से जो कुरान में मौजूद आयात हैं उसका भी हवाला दिया गया। उन्होंने इस पर भी एतराज़ ज़ाहिर किया कि रियासत किस तरह से कह सकती है कि क्या चीज़ मज़हब का लाज़मी अमल है और क्या नहीं। ये तो सिर्फ आइनी अदालतों का वाहिद डोमेन है और इसे रियासतें इस तरह का कोई बात नहीं कह सकती। फिलहाल यही कुछ चीज़ें थी जो सामने निकल कर आई हैं। वहीं अब भी इस मामले पर समाअत जारी है, तो आगे जो होगा वो आप हमारे वेबसाइट पर उसके ताल्लुक़ से अपडेट कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं दूसरी ख़बरों की तरफ। नाज़रीन, आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश ज़रूर करेंगे कि चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। एक तरफ तो कर्नाटका हाई कोर्ट में इसको लेकर हिजाब को लेकर सुनवाई चल रही है, तो दूसरी तरफ कुछ हैबतनाक मनाजिर सामने आए हैं। ये जो तस्वीर आप अभी देख रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, ये किसी गुंडे मवालियों की नहीं या किसी सड़कों पर दंगा फसाद की वीडियो नहीं है, बल्कि ये तस्वीर कॉलेज की है। ये तस्वीर फ़िरक़ा परस्तों के घोले गए उस जहर की है जिससे उनके तलबा के जहनों पर जुनून चढ़ा हुआ है। आज भी कर्नाटका में हिजाब पर पाबंदी को लेकर हिंदू तलबा नफ़रतों के सौदागरों के झांसे में आकर एहतिजाज करते नजर आए और जय श्री राम का नारा लगाते हुए भी आप उन्हें सुन और देख सकते हैं। ये तस्वीर महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज की है। तस्वीर महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज की है। नाम सुन ले, महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज, जहां तलबा के ग्रुप ने ज़ाफ़रानी शॉल लेकर एहतिजाज किया है। उस स्कूल का नाम देखिए और वहां दी जाने वाली तालीम के बारे में सोचिए कि किस तरह से एक ऐसा स्कूल है जहां तलबा एक दूसरे का एहतराम तक करना भूल गए हैं। वहीं हिजाब में मलबूस नौजवान ख़वातीन ने इल्ज़ाम भी आयद किया है कि उन्हें गेट से बाहर धकेल दिया गया और उनके खिलाफ एहतिजाज किया जा रहा है, जिसके बाद काफ़ी तनाज़ा वहाँ देखने को मिला। जिसके बाद दीगर दूसरे भी जो शॉल पहने हुए लड़के थे उन्हें भी स्कूल से बाहर कर दिया गया। एक और तस्वीर अभी सामने आई है जिसने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। एक अकेली लड़की हिजाब में जा रही है और लड़के दूसरी तरफ से जय श्री राम के नारे लगाकर उसे खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उन तस्वीर को देखेंगे तो खुद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आज हम कर्नाटक में ये कौन सा माहौल देख रहे हैं और किस माहौल को हम परवान चढ़ा रहे हैं, किस तरह से हम अपने नौजवानों को तालीम और उनकी मुस्तकबिल को बर्बाद कर रहे हैं।
वहीं वज़ीर आला ने हिजाब के मामले पर अपना बयान जारी किया। उन्होंने तलबा से अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की। क्या आपको नहीं लगता कि वज़ीर आला को चाहिए था कि तालिबात जो हिजाब को अपना बुनियादी हक़ करार देते हुए क्लास में दाखिले की सिर्फ इजाज़त मांग रही हैं, उन्हें इजाज़त दे दी जाती। इजाज़त की बात क्या है कि ये जो इससे कबल तो उन्हें इजाज़त पहले से थी ही, लेकिन जिस तरह से भगवा शाल ओढ़े जो लड़के आए थे, क्या उन्हें रोका नहीं जा सकता था? क्या वज़ीर आला अपने पार्टी लीडरान को हिदायत जारी नहीं कर सकते थे कि वो बयानबाजी से बचें? आप देखेंगे किस तरह से दो दिनों से नहीं कहेंगे बल्कि कई दिनों से जिस तरह से बयानात दिए जा रहे हैं, क्या ये चीज़ें कर्नाटक के अमन अमान को कायम रखने के लिए की जा रही हैं? तालीम, सकाफत, रवादारी, टेक्नोलॉजी का मरकज़ कर्नाटक को कहा जाता है। क्या ये हर कोई नहीं समझ रहा कि इसे सिर्फ वोटों की सियासत के लिए नफरतों का अड्डा बनाने की कोशिश की जा रही है? तालीम और तालीमी इदारों में हम मुस्तकबिल के मेहमारों को तैयार कर रहे हैं या फिर गुंडे और फसादियों को? दरअसल ये सरासर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ाने का एक कदम है और कर्नाटक की हुकूमत इसी की तरफ आगे बढ़ रही है। हालिया इक़दामात हमने देख लिए कि किस तरह से वाक़यात पेश आए। अगर आप पीछे से देखना चाहते हैं तो जो कुछ हालात हुए हैं वो आप देख सकते हैं। वैसे आज अदालत में हिजाब के हक़ को लेकर समाअत हो रही है, लेकिन आज अदालत का फैसला जो भी आए, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आप क्या कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजेस में वो भाईचारा कभी नज़र आएगा? क्या एक मज़हब के तलबा दूसरे मज़हब के तलबा के हुकूक़ का एहतराम कर पाएंगे? ये तो अब महज एक ख्वाब ही बनकर रह जाएगा, ऐसा महसूस हो रहा है। वैसे हिंदू राष्ट्र के राग ने हिंदू राष्ट्र बनने से कबल ही हिंदुस्तान की वो तस्वीर सबके सामने ज़रूर रखती है। वही कर्नाटक में हिजाब का तनाज़ा चल ही रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एमएलए रघुपति भट्ट, जिसकी वजह से ही उडुपी में तनाज़ा शुरू हुआ था, उसने जो तालिबात उडुपी की सरकारी स्कूल की मुस्लिम तालिबात जो 6 तालिबात थी, उनके एहतिजाज के पीछे साजिश की तस्दीक के लिए पुलिस की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। उसने कहा कि उसके पास ऐसी मालूमात मौजूद हैं जिनके मुताबिक कॉलेज की लड़कियां अपनी मर्जी से एहतिजाज नहीं कर रही थीं। बीजेपी एमएलए ने कहा कि कर्नाटका के वजीर दाखिला ने पुलिस से कहा है कि वो लड़कियों की किसी भी मीटिंग और उनके कॉल रिकॉर्ड की छानबीन करे। उनके मुताबिक ये मालूम करना ज़रूरी है कि 6 तालिबे इल्मों से किसी में से कोई बैनुल-अक़वामी या दहशतगर्द तंजीम ने उनकी तफ्तीश तो नहीं की है, उनसे उनके रवाबित तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से तालिबात के हिजाब के मुद्दे को अब दहशतगर्दी से भी जोड़ा जा रहा है। वैसे तो बीजेपी का काम ही यही कि अक़लियतों को परेशान किया जाए, उन पर तरह तरह के इल्ज़ाम आयद किए जाएँ और अपने वोट बैंक की सियासत की जाए, और ये से इससे तो हर कोई अब वाकिफ़ हो चुका है। वैसे कल सदर जमहूरिया के खिताब पर पीर को तहरीक शुक्रिया का जवाब देते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 100 मिनट की तकरीर की। पूरी तकरीर की बात की जाए तो बुलंदबांग दावे दिखे। हैरत की बात यह थी कि उनका ज़्यादातर वक्त जो था वो कांग्रेस और अपोजिशन पर निशाना साधने में चला गया। वज़ीर-ए-आज़म ने नेहरू गांधी तक की बात कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में गरीबी, बेरोज़गारी और दीगर मसाइल पर अपोजिशन के आयद किए इल्ज़ामात का अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया, जिस तरह के वज़ीर-ए-आज़म हमेशा से देते हैं। इस दौरान 100 मिनट की उनकी तवील तकरीर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के गिर्द घूमती नजर आई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी पर अमल करती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर तक करार दिया। उन्होंने उस पर उनकी हुकूमत की पॉलिसियों को आंखों देखकर मुखालिफत करने का भी इल्ज़ाम लगाया। अहम बात यह कि वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर में चीनी दरअंदाजी, रियासतों और मरकज़ के दरमियान ख़राब ताल्लुकात, हिंदुत्व के नज़रिए और मुसलमानों पर हो रहे मज़ालिम, उसके पर तमाम कोई चीज़ें नहीं थी। नहीं बेरोज़गारी को लेकर कोई बात थी, नहीं रोज़गार को लेकर कोई बात थी, और इस तरह की कोई बातें जो अवामी मसाइल की थी उस पर कोई बात नहीं हुई। अलबत्ता कांग्रेस पर वो हमलावर ज़रूर रहे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने मोदी की तकरीर को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया और कहा कि ये कोरोना मुतासिरीन की तौहीन के मुतरादिफ है। उस समय दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ, और दिल्ली से जाने के लिए बसें दी, आधे रास्ते छोड़ दिया और श्रमिकों को लिए अनेक मुसीबतें पैदा की। और उसका कारण हुआ कि यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में जिस कोरोना की इतनी गति नहीं थी, इतनी तीव्रता नहीं थी, इस पाप के कारण कोरोना ने वहां भी अपनी लपेट में ले लिया। माननीय अध्यक्ष जी, अंग्रेज चले गए,
लेकिन बांटो और राज करो, ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है। और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। ऐसे जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना का पूरा ठीकरा दिल्ली की केजरीवाल सरकार और महाराष्ट्र की सरकार पर आयद किया, उसने कई सवालात खड़े किए हैं। अपोजिशन रहनुमाओं ने उनके बयान को झूठ और फरेब करार दिया। वैसे एक बात ज़रूर है कि तबलीगी जमात के साथियों की जान तो छूट गई कि वज़ीर-ए-आज़म ने उनका नाम नहीं लिया, और एक तरह से एतराफ़ भी किया कि तबलीगी जमात के लोग जो मरकज़ निज़ामुद्दीन में वहाँ से वो नहीं निकल सके थे, वो इसलिए नहीं निकल सके थे क्योंकि उन्होंने रात को फरमान जारी किया था कि जो जहाँ है वहीं रहे। वैसे आपको मालूम ही है कि किस तरह के हालात तबलीगी जमात के लिए पैदा कर दिए गए थे और उसके क्या क्या नताइज सामने आए, तो वैसे तो हम सभी जानते हैं। वैसे यूपी इलेक्शन से कबल यूपी में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार कांग्रेस को ठहरा कर वज़ीर-ए-आज़म ने एक नया मुद्दा ज़रूर खड़ा कर दिया है, और अब लगता है कि यूपी में बीजेपी की डूबती नैया को इस नए मुद्दे का सहारा ज़रूर मिल गया है। वैसे ट्विटर पर वज़ीर-ए-आज़म के इल्ज़ामात पर कई वीडियो जारी करके उस वक्त के हालात को दोबारा याद कराया गया है जब पीएम तो अपना फरमान सुनाकर चले गए और लोगों की क्या हालत हो गई थी, किस तरह से मजदूर सड़कों पर घूम रहे थे बगैर चप्पल के, बगैर जूतों के, बगैर खाने के, किस तरह से उनकी हालत हो गई थी। ये अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करके वज़ीर-ए-आज़म को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जब वोट देने का टाइम आएगा तब आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, मुझे पहचानते नहीं, लेकिन आज मीडिया वालों के जरिए वो हम लोगों को नहीं पहचाने, इसी अंगूठे से जीतते हैं वो लोग। ये अंगूठा दबता है। कह रहे थे भाजपा सरकार बड़ी नीक है, कुछ नहीं नीक है, सब मतलबी है, स्वार्थी है। आप लोग को कहाँ उतरना है? आगरा गाड़ी गई नहीं, आगरा भी बोला था हमने। वहीं केजरीवाल और योगी के दरमियान भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बयान के बाद ट्विटर पर लफ्ज़ी जंग देखने को मिली। वज़ीर-ए-आज़म के बयान के बाद केजरीवाल ने वज़ीर-ए-आज़म के दावे को फर्जी करार दिया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने केजरीवाल सरकार को भी कोरोना फैलाने का जिम्मेदार करार दिया था। वहीं केजरीवाल ने योगी को बेरहम और जालिम हुक्मरान करार दिया, जबकि योगी ने केजरीवाल पर मुहाजिर मजदूरों को दानिस्ता तौर पर दिल्ली से बाहर भेजने का इल्ज़ाम आयद करते हुए उन्हें झूठा करार दिया। वैसे सुरजेवाला ने भी वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर कई ट्वीट करते हुए रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगाकर मजदूरों और उनके घर वालों को बेहाली के भंवर में धकेलने वाले माफ़ी मांगने की जगह मदद के लिए जमा हुए हाथों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। हुकूमत के निकम्मेपन के सबब लाखों लोग अपनों से महरूम हो गए, लेकिन आज भी बेशर्मी से पार्लियामेंट में उनकी तकलीफ पर हंसा गया। उन्होंने कहा कि इस बात को ज़रूर याद रखा जाएगा। वहीं पार्लियामेंट में रोजगार, बिजली, दूसरे दावों पर भी सुरजेवाला ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में बात होनी थी 12 करोड़ गए हुए रोजगारों की, 23 करोड़ मजबूर गरीबों की, 700 किसानों की शहादत की, 22 रुपये रोजाना किसान की आमदनी रह जाने की, 84% घरों की घटिया आमदनी की, 30 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई की, 40 से 60 लाख लोग कोरोना से मरने वालों की। लेकिन तकब्बुर को तो अभी भी इंतखाब में शिकस्त का इंतज़ार है। वहीं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR के नोटिस पर कार्रवाई करते हुए ज़िला मजिस्ट्रेट ने दारुल उलूम देवबंद को नोटिस भेजकर कुछ मुबैना तौर पर मुतनाज़ा फतवों को जांच मुकम्मल होने तक वेबसाइट से हटाने की हिदायत दी है। हालांकि दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट बदस्तूर चलती रहेगी। इसी हिदायत के बाद दारुल उलूम देवबंद ने मज़कूरा फतवों को पब्लिक डोमेन से हटा लिया है। दरअसल एक शिकायत करने वाले ने शिकायत की थी कि दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जारी करदा फतवे में कहा गया है कि गोद लिए गए बच्चे को हकीकी बच्चे के बराबर हुकूक नहीं मिल सकते। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट का कहना है कि ऐसे फतवे कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। इस सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी ने बताया कि वेबसाइट बदस्तूर जारी रहेगी, लेकिन कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स से शिकायत करते हुए मुबैना तौर पर कई फतवे मुल्की क़वानीन के खिलाफ बताए गए हैं। बताया जाता है कि ऐसे 9 फतवे हैं जिनकी लिंक्स वेबसाइट से अब हटा दी गई है। अज़रे के फतवा शरई मसाइल का हल होता है जो शरीयत की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने का रास्ता दिखाता है, और ये शरीयत पर अमल करने वालों या फतवा लेने वालों के लिए ही होता है। ये किसी कानून का, हिंदुस्तान के किसी कानून का हिस्सा नहीं है। तो नाज़रीन, आज की खबरों में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात मज़ीद अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।